नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है उपसर्ग। तो आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को जानेंगे और इसके साथ ही उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो बिल्कुल इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने केवल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51 कि पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। कहने का आशय है कि पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे कि पा उपसर्ग है, विकल्प बी परा उपसर्ग है, विकल्प सी पर उपसर्ग है या फिर विकल्प डी धीन उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 51 आपके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। पर उपसर्ग है, पर धन अधीन, ये ध्यान में रखिएगा। पर माने होता है दूसरे के अधीन जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं पराधीन। एकदम बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। और कुछ भाई बहन अज्ञानता बस विकल्प बी यानी कि परा को लगा देते हैं, तो परा बिल्कुल गलत है, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। सही जवाब पर उपसर्ग है। और आपके लिए जो उपसर्ग टॉपिक है ना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रश्न आता है तो आसान से टॉपिक यानी उपसर्ग और प्रत्यय से भी बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। और मैं सामान्य बच्चों की बात नहीं करता हूँ, जो मेधावी बच्चे हैं ना उनके भी उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। आपको अगर उपसर्ग और प्रत्यय का नंबर लेना है तो आपको बिल्कुल उसकी जड़ में जाना होगा। जड़ को आप जानेंगे तो आप इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को सही करेंगे। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों को व्याकरण की अच्छी तैयारी करनी है मेरे साथ जुड़े। 3:40 पर प्रत्येक दिन व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर मैं आता हूँ और आप सबको बिल्कुल है ना व्याकरण की जो परख है उसको परिचित कराता हूँ। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 52 है कि नेति में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। जवाब आपको देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि ने उपसर्ग है, विकल्प बी नि उपसर्ग है, विकल्प सी ना उपसर्ग है या फिर विकल्प डी ती उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 52 आपके स्क्रीन पर है कि नेति में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ रहा है कि सर नीति की बात करते हैं तो विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी इज राइट आंसर। ना धन इति, ना धन इति और आ और ई मिलकर के हो जाता है, शब्द बनता है नेति। तो नेति में बिल्कुल उपसर्ग जो है ना है, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत बड़ी चोट करेगा और ढेर सारे भाई बहन इस पर भटक गए थे। तो बिल्कुल भटकाना मेरा काम है और जब आप भटकोगे तो उसको सीखोगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 53 है कि निम्न में से किस शब्द में अलम उपसर्ग है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अलंकरण में, विकल्प बी अलंकार में, विकल्प सी अलंकृत में या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी में। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 53 आपके स्क्रीन पर है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब है। ये जो शब्द आप देख रहे हैं अलंकरण, अलंकार और अलंकृत, तीनों में देखा जाए तो अलम उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 54 निम्न में से एक अलग उपसर्ग से बना शब्द है। कह रहे कि जो देख पा रहे हैं आप 4 विकल्प, 4 में 3 तो बिल्कुल सेम यानी कि एक ही उपसर्ग से बने हैं, लेकिन इनमें एक अलग है और जो अलग है उसी को आपको चयन करना है। विकल्प भी कह रहे हैं कि सहोदर, विकल्प बी सहायक, विकल्प सी सहयोग या फिर विकल्प डी सज्जन। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 54 आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बात करें सज्जन में तो बिल्कुल सत धन जन, और आप ये भी कह सकते हैं कि सतधनजन। तो सतधनजन या सज्जन, सतधनजन से मिलता है सज्जन, ध्यान में रखिएगा। बाकी विकल्प ए की बात करते हैं तो इसमें सहधन उदर सहोदर है, सहधन आयक सहायक होता है और सहधन योग से बना है सहयोग। तो इन तीनों में देखा जाए तो सह उपसर्ग है, लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं तो सत या सद उपसर्ग है। इस कारण से प्रश्न संख्या 54 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए,
प्रश्न संख्या 55 है कि निम्न में से किस विकल्प में सा उपसर्ग नहीं है। जवाब आपको देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सरस में सा उपसर्ग नहीं है, विकल्प बी कह रहे हैं कि सादर में नहीं है, विकल्प सी कह रहे हैं कि सोत्साह में नहीं है, या फिर विकल्प डी सहयोग में नहीं है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 55 आप सबकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस विकल्प में सा उपसर्ग नहीं है। और धीरे धीरे आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। सह धन योग से मिलकर के बना है सहयोग, तो बिल्कुल विकल्प डी में सह उपसर्ग है ना, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें सा नहीं बल्कि सह उपसर्ग है। और बात करें विकल्प ए की तो सा धन रस सरस, सा धन आदर सादर, और सा धन उत्साह, तो आ और ऊ मिलकर के ओ हो गया, सौत्साह हो गया। लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं तो साधन हयोग नहीं होगा बल्कि सहधन योग होता है, ये ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, स्टार लगाइए और ऐसे प्रश्नों को अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और मित्रों, जो प्रश्न मेरे द्वारा आपको बिल्कुल कराए जाते हैं तो ये प्रश्न इसलिए कराए जाते हैं कि इस प्रश्न को थोड़ा सा आप महत्व दें, और महत्व देंगे तो इसको आप तैयार करेंगे, और तैयार करेंगे तो अगर परीक्षा में आ गया तो निश्चित रूप से आप उसको छोड़ेंगे नहीं बल्कि उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि इसी प्रश्न पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आपकी जो सोच समझ और एक तर्क करने की क्षमता भी विकसित होती है। तो इसलिए जितने भी छात्र हैं तैयारी खूब करिए, लेकिन आप लोग समय निकाल करके प्रश्नोत्तरी या प्रश्न अभ्यास भी खूब करिए। एक ये प्रैक्टिस कैन मेक ए मैन परफेक्ट। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे, पूर्ण होंगे, इसका ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 56 है कि पूर्व पक्ष में कौन सा उपसर्ग है। जवाब के रूप में 4 विकल्प। विकल्प ए कह रहे हैं कि उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि परिउपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं पूर्व है, या फिर विकल्प डी पा उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 56 आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ रहा है कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। पूर्व पक्ष में बात करें तो पूर्व धन पक्ष बराबर पूर्व पक्ष होता है। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। ठीक है, और अब की बार आपके चयन की बारी है। बिल्कुल ऐसा मान के चलना है कि यही अंतिम प्रयास आपके लिए हो और एक नौकरी आप छांट के ले जाएं और एक कुर्सी आप पकड़ें। ठीक है, चलिए, कुर्सी दौड़ है भाई, है ना। चलिए आगे। प्रश्न संख्या 57 है कि अवपास्य में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि औपसर्ग है, विकल्प बी औप है, विकल्प सी उप है, या फिर विकल्प डी ओ है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 57 आपके स्क्रीन पर। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 57 का जवाब दीजिए। थोड़ा सा फंसाने वाला प्रश्न है, बिल्कुल टेक्निक पर आधारित प्रश्न है और आपको जवाब देना होगा, तो सोच समझ कर जवाब आपको देना होगा। और धीरे धीरे आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। उप उपसर्ग है, बिल्कुल सही जवाब। उप है ना, प्लस क्या होगा आस और प्लस या। ठीक है ना। उपधन आस से होता उपवास, और जब इसमें या प्रत्यय लग जाता है तो हो जाता अपवास, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था तो विकल्प सी उप उपसर्ग इज राइट आंसर, सही जवाब। और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, ऐसे ही तैयारी की जरूरत है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 58, ये लो एक नया प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि प्रवीण में कौन सा उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रय उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि पर है, विकल्प सी कह रहे हैं कोई उपसर्ग नहीं है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि दोनों है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 58 आपके स्क्रीन पर। तो बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। प्रय धन बीण, ध्यान में रखिएगा, प्रय धन बीण बराबर होता है प्रवीण। बात करें यहाँ पे बीण, तो प्रवीण का मतलब पहले होता था जो बीड़ा बजाने में कुशल होता था उसी को प्रवीण कहते थे। बाद में प्रवीण का मतलब दक्ष से कुशल से लिया गया, और व्यक्ति किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में अगर कुशल है, दक्ष है, चतुर है, विज्ञ है तो उसको हम लोग कुशल कहते हैं, उसको हम लोग प्रवीण कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न आपका था कि प्रवीण में कौन सा उपसर्ग है, और बिल्कुल आपको इसको नहीं भूलना है, जिंदगी भर के लिए गांठ लीजिए कि प्रवीण में विकल्प ये पर उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा। तो जो नए भाई बहन है ना, जल्दी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, अभी हाल ही में उनका बीएड हुआ है, तो ऐसे भाई को मैं बार बार आग्रह करता हूं कि आप लोग नोट बनाते हुए चलें, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी पढ़ते हो ना सब खत्म हो जाता है, केवल नोट्स ही आपके काम आता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्न में से उपसर्ग एवं शब्द असंगत हैं।
विकल्प ए कह रहे हैं कि दुर्दशा में दुर उपसर्ग है, यह संगत है। विकल्प बी कह रहे हैं कि निरे ही में निर उपसर्ग है, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं नीरों में नि उपसर्ग है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी दुस्तर में दुस उपसर्ग है, यह संगत है। जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 59 आपकी स्क्रीन पर। और निश्चित रूप से यह प्रश्न बिल्कुल आपको गच्चा देने वाला है, जवाब दीजिए। लेकिन उसके पहले सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 59 आपकी स्क्रीन पर है। जवाब आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो कह रहे कौन एक असंगत है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल, है ना। बात करें निर शब्द होता है निर्धन राव, नीरो होता है, ध्यान में रखिएगा। रा के बाद रा आता है तो पूर्व वाला जो स्वर होता है दीर्घ हो जाता है और दोनों के स्थान पर एक रा हो जाता है, तो नीरो होता है, ध्यान में रखिएगा। निर्धन राव बराबर नीरो, ठीक है, ये ध्यान में आप रखिएगा। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द आपको मिलता है नीरज, तो ध्यान में रखिएगा नीरज, है ना। निर्धनजा, अगर निर्धनजा से बना है तो नीर माने जल होता है, जा माने जन्मे, तो नीर में जल में जन्म लेने वाला उस कमल कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर इस तरह से है नीरज तो इसमें कोई आप कह सकते हैं कि उपसर्ग नहीं है। लेकिन निर्धन रज अगर होगा तो नीरज बन जाता है, तो उसमें निरुपसर्ग होगा, तो ध्यान रखिएगा इसके, ठीक है ना। निर्धन रज से नीरज बनेगा तो नीरज होगा, निर्धनजा से बनेगा तो नीरज होगा, ये ध्यान में रखिएगा, उसमें कोई उपसर्ग नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो प्रश्न था ना, आपका जवाब बिल्कुल विकल्प सी इज राइट आंसर। दुर्धन दशा दुर्दशा, निर्धन ई है निरीह, बिल्कुल सही। दुष्धनतर दुस्तर होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए प्रश्न संख्या 60 आपके स्क्रीन पर सामने आ गया। 60 है कि सादर और सावधान में कौन सा उपसर्ग है। तो बिल्कुल सावधान शब्द आते ही आप सावधान हो जाइए कि सादर और सावधान में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सा है, विकल्प बी सा है, विकल्प सी कह रहे हैं सह और साव है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं दर और धान है। तो जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 60 आपके स्क्रीन पर है कि सादर और सावधान में कौन सा उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 60 आपके स्क्रीन पर है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और सावधान है तो सावधान करने वाला प्रश्न है। थोड़ा सा सोच समझ के आपको जवाब देना होगा, नहीं तो निश्चित रूप से आपका जवाब जो है गलत हो जाएगा। और कुछ लोगों ने गलती कर भी दी। बिल्कुल सही जवाब कुछ भाई बहनों का आ गया कि विकल्प ए सा, ठीक है ना, सा उपसर्ग है। बिल्कुल सा धन आदर और आ मिलकर के दीर्घा होता है, तो आपके दिमाग में आ गया सादर। और दूसरा है साधन अवधन धान, साधन अवधन धान, सावधान, ये ध्यान में आपको रखना होगा। सावधान में 2 उपसर्ग आप देख रहे हैं, सा उपसर्ग और अउपसर्ग, और धान शब्द है, तो साधन अवधन धान, ठीक है। तो फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, अग्रिम चयन की, है ना, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए प्रश्न संख्या 61 पर निम्न में से किस शब्द में अल उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अलबत्ता में है, विकल्प बी अलविदा में है, विकल्प सी अलहदा में है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी में। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 61 आपके स्क्रीन पर। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब उतना ही बेहतरीन आया कि सर विकल्प डी, है ना, सरकारी जवाब को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी सरकारी जवाब उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अलबत्ता, अलविदा और अलहदा कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, तो प्रश्न तो घुमा फिरा के आएंगे, जरूर नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम आए, है ना, लेकिन आएंगे जरूर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 62 है कि बेज्जत तथा बेहया में कौन सा उपसर्ग है। या देखिए बड़ा खतरनाक प्रश्न है, इसने तो बिल्कुल बेज्जत और बेहया में कौन सा उपसर्ग है ना। विकल्प ए कह रहे हैं कि बा उपसर्ग है, विकल्प बी बे है, विकल्प सी कह रहे हैं कि बेई है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं जत उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 62 आपके स्क्रीन पर। एक प्यारा सा प्रश्न है, चलकर आया और आपसे जवाब पूछ रहा है, तो धीरे धीरे आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी बे, है ना, बे धन इज्जत बराबर हो गया बेज्जत, और बेधन हया, है ना, बे माने बिना इज्जत के, उसे कहते हैं बेज्जत, और बेधन हया, बे माने बिना, हया माने होता है शर्म या लाज। तो जिस व्यक्ति के अंदर कोई शर्म ना हो, कोई लाज ना हो, उसे कहते हैं बेहया। और बेहया एक पौधा भी होता है, देखे होंगे कहीं भी उसको फेंक दीजिए जम जाता है ना, कहते हैं बेहिया है, बेहिया है। तो बेहया वही होता है जिसमें कोई हया ना हो, शर्म ना हो, लाज ना हो, उसे बेहया कहते हैं। और बेइज्जत उसे कहते हैं जिसकी इज्जत ना हो, बेइज्जत, बिना इज्जत के, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 है कि हरजाई
शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल चुने चुने प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं और बिल्कुल ऐसे शब्दों को भी आपका परिचय होना जरूरी है कि हरजाई शब्द में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे हैं हाँ, विकल्प बी हर, विकल्प सी जाई या फिर विकल्प डी है जा। जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 63 आपके स्क्रीन पर। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, हर प्लस जाई और शब्द बनता है हर जाई, है ना। और हर जाई मतलब होता है हमारा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से हर घड़ी है, हर एक है, हर कोई है, हर तरफ है, हर दम है, हर रोज, हर बार है ना। तो हर उपसर्ग से ढेर सारे शब्द आपके रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हटकर था कि हरजाई से परिचय कराना मेरा उद्देश्य था कि हरजाई में कौन सा उपसर्ग है। तो निश्चित रूप से आप इसको अब नहीं भूलने वाले हैं, बिल्कुल सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 64, कम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, यानी किस शब्द में कम उपसर्ग है। विकल्प कह रहे हैं कि कम उम्र और कमजोर, विकल्प बी कमसीन और कम अक्ल, विकल्प सी कह रहे हैं कि कमाल और कमीज, या फिर विकल्प डी है ए और बी दोनों। जवाब आपको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प ए और बी दोनों में क्या है, कम उम्र, कमजोर और कमसीन और कम अक्ल, है ना। इनमें क्या है, कम उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा करके इसे अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 65 है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। एक शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है, जवाब आपको देना है। विकल्प कह है कि आत्मसर्ग में, विकल्प बी आज्ञा में, विकल्प सी आतंक में, विकल्प सी आरंभ में। तो आतंक को थोड़ा सा आप इस तरह से लिख लीजिएगा आतंक, और आरंभ को आप इस तरह से लिख लीजिएगा, है ना। बिल्कुल हो सकता है कि डाउनलोड करते समय थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो समझ में नहीं आ रहा है ना। तो बिल्कुल अब जवाब आपको देना है कि आत्मसर्ग, आज्ञा, आतंक और आरंभ किसमें कह रहे हैं उपसर्ग नहीं है। जवाब आपको देना है, विकल्प आपके सामने। धीरे धीरे आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, है ना। आत्मधन उपसर्ग, ध्यान में रखिएगा, आत्मधन उपसर्ग से बनता आत्मसर्ग, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। आज्ञा की बात करते तो आधन ज्ञा, आज्ञा बन गया। आधन तंक हो गया आतंक, आधन तंक, आधन रंभ आरंभ। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 65 की अगर बात आपको करेंगे तो बिल्कुल ठीक है ना, विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 66 है कि निम्न में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं, यानी कि दो नहीं बल्कि दो से अधिक उपसर्ग किस विकल्प में है। जवाब आपको देना है कि दो से अधिक उपसर्ग किस में है, दो नहीं बल्कि दो से अधिक। विकल्प ए कहने की व्याकरण में, विकल्प बी दुर्व्यवहार में, विकल्प सी पर्यावरण में, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी में। जवाब आपको देना है। प्रश्न ये है किसमें दो से अधिक उपसर्ग हैं, दो नहीं। अब आपको जवाब देना होगा, तो सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 66 का जवाब दे दिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। दूर, धन बी, धन औ, धन हार, है ना। तीन उपसर्ग इसमें हैं। बाकी आप देखेंगे विकल्प ए में बी धन आधन कर्ण दो है, परिधन आधन वर्ण, तो इसमें दो है, यानी कि विकल्प ए में दो है और विकल्प सी में दो है, लेकिन विकल्प बी की बात करें इसमें तीन है। इसलिए आपका जो सही जवाब होगा विकल्प बी इज राइट आंसर, ये ध्यान में आप रखिएगा। और विकल्प डी देख करके आप लोग सभी को मत करिएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि जो पेपर शटर में होते हैं उन्होंने गलती की है ना। तो ऐसे प्रश्न को देख करके एक आध दो प्रश्नों को हम लोग कहते हैं गलत है, गलत मान करके उल्टा पलटा उत्तर दे देते हैं। तो पहली चीज़ तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि कोई प्रश्न गलत है, ठीक है ना। बहुत रेयर केस में प्रश्न गलत माना जाएगा, ये ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 67 है कि खुद किस्मत में किस भाषा का उपसर्ग है। विकल्प कह रहे कि खुद किस्मत में संस्कृत भाषा का शब्द है, विकल्प बी तुर्की भाषा, विकल्प सी अरबी, या फिर विकल्प डी फारसी भाषा का है। जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 66 आपके स्क्रीन पर। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, फारसी भाषा इज राइट आंसर, है ना। जिसकी खुद किस्मत होती है ना, वो बहुत फारसी भूखता है, बहुत फारसी बोलता है। कभी कभी देखे होंगे जो व्यक्ति संपन्न है, धनी है और पद वगैरह पा गया है तो खुद किस्मत वाला व्यक्ति हो गया। अब खुद किस्मत वाला व्यक्ति है तो फारसी बोलता है, फारसी भूखता है। तो जैसे भी दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, खुद किस्मत में फारसी भाषा का उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 68 है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि पर्यटन में, विकल्प बी संकल्प में,
विकल्प सी नकटा में, या फिर विकल्प डी हमराज में। तो प्रश्न संख्या 68 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है कि किसमें उपसर्ग नहीं है, और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। नकटा में बिल्कुल उपसर्ग नहीं है, नाक धन कटा होता है, ध्यान में रखिएगा, बराबर हो जाता है नकटा। पर धन अटन पर्यटन, सम धन कल्प संकल्प, हम धन राज हमराज। तो इन तीनों में तो बिल्कुल आपको उपसर्ग दिखाई दिए, लेकिन विकल्प सी नकटा में उपसर्ग नहीं है। स्टार लगा करके इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 69 है कि निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। जवाब आपको देना है कि इसमें आ उपसर्ग नहीं है। विकल्प ए कह रहे आचार में, विकल्प बी आहार में, विकल्प सी आचरण में, या फिर विकल्प डी अभाव में। तो आप सबका जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अभाव में आ उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा, है ना। आधन भाव, दीर्घ आ नहीं है, ध्यान में रखिएगा। बाकी आधन चार आचार, आधन हार आहार, आधन चरण आचरण होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 70 आ गया आप सबके स्क्रीन पर। जवाब आपको देना है कि अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे कि आ उपसर्ग है, विकल्प बी अन है, विकल्प सी अनु है, या फिर विकल्प डी अनु है। जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 70 आपके स्क्रीन पर। और बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न में भी बच्चे गच्चा खाते हैं, तो गच्चा खाने वाला भी प्रश्न है, निश्चित रूप से गच्चा खिलाने का काम करेगा प्रश्न संख्या 70। अगर सोच के उत्तर आप नहीं देंगे तो इसलिए आपको सोच समझ कर उत्तर देना होगा प्रश्न संख्या 70 का। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अन धन उचित है, बिल्कुल। अब अन में नाम उ आ जाता है और हो जाता है अनु, उचित हो जाता है अनुचित। अन धन उचित, अन माने नहीं है, उचित जो उसे कहते हैं अनुचित। तो बिल्कुल सही जवाब, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, तो सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 71 है कि परा उपसर्ग वाले शब्द कौन से हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि पराकाष्ठा है, विकल्प बी पराजय है, विकल्प सी पराभव है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 71 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है, और आप सबका उतना ही लाजवाब उत्तर आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर। पराकाष्ठा, पराजय और पराभव, इन तीनों विकल्पों में अगर देखें तो बिल्कुल परा उपसर्ग है, इसलिए प्रश्न संख्या 71 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 और एक बड़ा बेहतर प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि निधि में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे कि नि उपसर्ग है, विकल्प बी धी उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे कोई उपसर्ग नहीं है, या फिर विकल्प डी ना उपसर्ग है। जवाब आप सबको देना है। तो बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर निधि की बात अगर आप करते हैं तो निधि में नि उपसर्ग है। नि धन धी, नि धन धी, निधि माने होता है भंडार या खजाना। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 73 है कि प्रतीक में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रति उपसर्ग है, विकल्प बी प्रापसर्ग है, विकल्प सी प्रति, या फिर विकल्प डी एक उपसर्ग है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 73 आपके स्क्रीन पर है कि प्रतीक में कौन सा उपसर्ग है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। प्रति उपसर्ग इज राइट आंसर। बात करते हैं प्रतिधन इक, और ई और ई मिल करके दीर्घ ही हो जाता है और शब्द बन जाता है प्रतीक। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 74 है कि अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कहने की अभी है, विकल्प बी आ है, विकल्प सी अभी है, या फिर विकल्प डी अर्थी है। तो प्रश्न संख्या 74 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है कि अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है, और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अभिधन अर्थी और शब्द बन जाता है अभ्यर्थी। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो आप सबकी तैयारी को सलाम। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 75 आप सबकी स्क्रीन पर कि अध्यापक में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अधि है, विकल्प बी अध है, विकल्प सी आ है, या फिर विकल्प डी अध्या है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 75 आप सबकी स्क्रीन पर है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अधि धन आपक और बराबर बनता है अध्यापक। तो बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी है ना, निश्चित रूप से आप सबको हिंदी व्याकरण की तैयारी इसी तरह से करनी है। और आगे भी आपको जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसको आप बिल्कुल मजबूत कर लें। परीक्षा कोई भी हो और कहीं भी हो,
आपसे प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 76 कि किस विकल्प में पर उपसर्ग नहीं है। जवाब आपको देना है। विकल्प ए कह रहे कि प्रकाश में पर उपसर्ग नहीं है, विकल्प बी कह रहे कि प्रख्यात में पर उपसर्ग नहीं है, विकल्प सी कह रहे कि प्रसिद्धि में पर उपसर्ग नहीं है, या फिर विकल्प डी प्रत्यक्ष में पर उपसर्ग नहीं है। आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 76 आपके सामने है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, प्रति धन अच्छ, और आपका शब्द बनता है प्रत्यक्ष, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है ना। बात करें प्रकाश में प्रधन काश, प्रधन ख्यात और प्रधन सिद्धि, ये बिल्कुल तीनों में देखा जाए, ए बी सी में तो पर उपसर्ग है, विकल्प डी में देखा जाएगा तो प्रति उपसर्ग है, ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 77 है कि लाचार एवं लाजवाब में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे कि ला उपसर्ग है, विकल्प बी चार उपसर्ग है, विकल्प सी ला उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी कोई उपसर्ग नहीं है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 77 आप सबके स्क्रीन पर है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 77 के विकल्प ए को लॉक किया जाए। ला उपसर्ग इज राइट आंसर। बिल्कुल, ला धन चार लाचार हो गया और ला धन जवाब लाजवाब हो गया। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी लाजवाब है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। स्टार लगा करके ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल अपनी नोटबुक में दर्ज करते हुए भी आप चले। प्रश्न संख्या 78 है कि अव्यय में कौन सा उपसर्ग होगा। विकल्प ए कह रहे कि आ उपसर्ग है, विकल्प बी आप उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं कि व्य उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी आ उपसर्ग है, यानी कि दीर्घ आ उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 78 आप सबके सामने है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अप धन व्यय बराबर होता है अव्यय, ये ध्यान में आप रखिएगा कि सॉरी आ धन व्यय बराबर होता है अव्यय, क्योंकि अव्यय है, ये प्रश्न होना था अपव्यय, ये ध्यान में रखिएगा। अगर अपव्यय होता तो अप धन व्यय होता अव्यय, और अव्यय है तो आ धन व्यय होगा, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आपको दिख रहा है आ धन व्यय अव्यय होगा, अप धन व्यय बराबर अव्यय होता है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, तो बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। आ धन व्यय बराबर अव्यय है ना, अप धन व्यय बराबर अव्यय होता है, इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगा करके इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79 है कि परिणय में कौन मूल शब्द है। जवाब आपको देना है। कह रहे कि परिणय में कौन सा मूल शब्द है, इसका जवाब आपको देना है। विकल्प कह रहे कि परिमूल शब्द है, विकल्प बी कह रहे कि पा है, विकल्प सी कह रहे हैं कि नय है, या फिर विकल्प डी ड़य है। जवाब आपको देना है कौन सा मूल शब्द है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। परि धन नय बराबर हो जाता है परिणय, है ना। अगर ना है बिल्कुल री रा, बिल्कुल री रा और सा के बाद अगर कहीं भी आपको ना दिखाई दे, दोनों शब्दों में, चाहे आगे वाले शब्द हो चाहे पीछे वाले शब्द हो, तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जो ना है ना का अड़ा करते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब आपका है ना, री रासा। ऐसे ऋण का ऋण होता है, रामायण का रामायण हो जाता है, रामायण का, है ना। उसी तरह से परिणय का परिणय हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो जो मूल शब्द था नय था, ये ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का यहाँ पर दिख रहा है। प्रश्न संख्या 80 है कि बी उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, यानी कि जो बी उपसर्ग है ना, उसका प्रयोग हम लोग किस अर्थ में करते हैं। विकल्प कह रहे कि विशेष अर्थ में, विकल्प बी कह रहे कि भिन्न अर्थ में करते हैं, विकल्प सी अभाव के अर्थ में करते हैं, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 80 आप सबके सामने है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी है। बिल्कुल इस प्रश्न के माध्यम से बिल्कुल आप जान रहे हैं कि बी उपसर्ग का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो इस तरह से प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को भी आपको अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो बी उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष, भिन्न और अभाव। इन तीनों के अर्थ में बी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 81 है कि अनुदित में कौन सा उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनु उपसर्ग है, विकल्प बी आ, विकल्प सी अन, या फिर विकल्प डी उदित। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 81 आप सबके सामने है और ये बिल्कुल अनुदित शब्द जो है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक पेट की परीक्षा हुई थी, तो जिसमें कक्षा निरीक्षक की ड्यूटी हमारी लगी हुई थी, तो बिल्कुल ये प्रश्न उसमें पूछा गया था। बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा कि अन उदित में पूछा गया था कौन सा उपसर्ग है। तो जवाब आपको देना है।
विकल्प ए कह रहे हैं कि अनु है, विकल्प आ है, विकल्प सी कह रहे हैं अन, या फिर विकल्प डी उदित है। तो प्रश्न संख्या 81 का जवाब आपसे चाहिए और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अनु, है ना। बात करें तो अनु धन उद और धन इसमें क्या था, इत था, और इससे आपका शब्द बनता है अनुदित, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था तो बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी, है ना, बिल्कुल दिख रही है और ऐसे ही तैयारी की आपको ज़रूरत है। प्रश्न संख्या 82 है कि विलोम में मूल शब्द क्या है। विकल्प कह रहे हैं कि बी मूल शब्द है, विकल्प बी कह रहे हैं कि विलो है, विकल्प सी कह रहे हैं कि लोम है, या फिर विकल्प डी केवल माँ है। तो जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 82 आप सबके स्क्रीन पर है कि विलोम में मूल शब्द क्या है। अब धीरे धीरे आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, बी प्लस लोम बराबर होता है विलोम। तो लोम मूल शब्द है और बी उपसर्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 83 है कि अभिज्ञ में मूल शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि आ है, विकल्प बी कह रहे हैं कि अभि है, विकल्प सी कह रहे हैं ज्ञान है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि अभिज्ञ पूरा मूल शब्द है। अब आपको जवाब देना है कि इसमें मूल शब्द क्या है। प्रश्न संख्या 83 आपके स्क्रीन पर, जवाब आपके सामने। तो आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना, बिल्कुल, है ना। जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान मूल शब्द है, ज्ञान माने जानना, और अभि उपसर्ग लगा हुआ है तो शब्द बन गया अभि धन ज्ञान बराबर अभिज्ञ, ठीक है। ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 84 है कि वैचारिक में उपसर्ग कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि बै उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि बी उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं बिचा है, या फिर विकल्प डी इक है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 84 आपके स्क्रीन पर है कि वैचारिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। और धीरे धीरे कुछ भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना, बिल्कुल। बी धन 4 धन इक से बना है वैचारिक, बी धन 4 धन इक बराबर वैचारिक, ये ध्यान में आप रखिएगा। स्टार लगा करके इस प्रश्न को बिल्कुल अपनी जो नोटबुक में है उसे दर्ज कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 85 है कि अनावश्यक में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे हैं कि अनुपसर्ग है, विकल्प बी अना है, विकल्प सी अन है, या फिर विकल्प डी आ है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 85 आपके स्क्रीन पर और विकल्प आप सबके सामने है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, तो विकल्प ये इज राइट आंसर। निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये है बहुत सही जवाब, एकदम बिल्कुल सटीक उत्तर आपका है। बात करें अन, है ना, अन धन आ और धन आवश्यक, और शब्द बनता है अनावश्यक, और आप इसको डायरेक्ट देखेंगे तो अन धन आवश्यक बराबर हो जाता है अनावश्यक, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 86 है कि निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग, है ना, निम्न में से किस उपसर्ग में का उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। कह रहे हैं कि निम्न में से किस उपसर्ग में का उपसर्ग है, का उपसर्ग। विकल्प कह रहे काजल में, विकल्प बी कह रहे कातर में, विकल्प सी कह रहे का पुरुष में, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी में। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 86 आप सबके स्क्रीन पर है और आप सभी भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है। काजल, कातर और कापुरुष, इन तीनों विकल्पों में देखा जाए तो का उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न एक दो बार आपकी परीक्षा में देखने को मिला है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि का भी एक उपसर्ग होता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 87 है कि 49 में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे हैं कि उपसर्ग है, विकल्प बी अनुपसर्ग है, विकल्प सी आ है, या फिर विकल्प डी चास है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 87 आप सबके स्क्रीन पर है कि 49 में कौन सा उपसर्ग है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, उन धन 50 बराबर 49, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से 39 है, 29 है, 59 है, 69 है, 79 है, सब में क्या है, उन उपसर्ग है, ये ध्यान में आप रखिएगा। स्टार लगा लीजिए और इसे अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 88 है कि निम्न में से किसमें एक अलग उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि कपूत में, विकल्प बी कुटेव में, विकल्प सी कुठौर में, या फिर विकल्प डी कुढंग में। तो प्रश्न संख्या 88 है कि इनमें देखेंगे तो एक विकल्प में जो है भिन्न उपसर्ग है, यानी कि थोड़ा सा हटकर उपसर्ग लगा हुआ है। अब जवाब आपको देना है किस विकल्प में है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए,
कपूत की बात करते हैं तो इसमें का उपसर्ग है, का धन पूत, है ना। बाकी कुटेव में कु है, कुठौर में भी कु उपसर्ग है और कुढंग में भी कु उपसर्ग है। तो बी सी डी में अगर देखेंगे तो कु उपसर्ग है, लेकिन विकल्प ए में अगर देखा जाए तो का उपसर्ग है। इस कारण से सबसे अलग है, और अलग है तो आपको इसी को जवाब के रूप में चयन करना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 89 है कि दुरंगा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि दो उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि दो है, विकल्प सी कह रहे हैं दूर है, या फिर विकल्प डी रंगा है। तो जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 79 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, दो धन रंगा बराबर शब्द होता है दुरंगा। तो 89 में अगर देखा जाए दुरंगा में, तो दुरंगा में दो उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है दो। ये ध्यान में रखिएगा, दो के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, और रंगा जो है ध्यान में रखिएगा मूल शब्द है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, तो बिल्कुल सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी बिल्कुल दिख रही है। और मित्रों, बिल्कुल आप सब वीडियो के प्रारंभ से अभी तक जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से आप सब जो है अपना प्रेम स्नेह एवं लगाव चैनल पर बनाए रखें, और आपका संख्या जितनी बढ़ेगी, आपका विश्वास जितना बढ़ेगा, स्नेह जितना बढ़ेगा, उतना ही मुझे आगे कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, और हमारी मजबूरी होती है कि आपके लिए कुछ करना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 90 है कि निम्न में से एक अलग विकल्प है। अब कौन सा विकल्प अलग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सुघड़, विकल्प बी सुजान, विकल्प सी सपूत, या फिर विकल्प डी सुडौल। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 90 आप सबकी स्क्रीन पर है। एक विकल्प इसमें से अलग है जिसमें अलग उपसर्ग है, और आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, साधन पूत, बिल्कुल इसमें सा उपसर्ग है। बाकी विकल्प ए में सु है, विकल्प बी में भी सु उपसर्ग है, और विकल्प डी में भी सु उपसर्ग है। तो इस कारण से अगर देखा जाए तो विकल्प सी जो है एक अभिन्न है, अलग है, इसलिए आपका जवाब जो है विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 91 है कि ला इलाज में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि ला उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि लाई है, विकल्प सी कह रहे हैं कि इलाज है, या फिर विकल्प डी कोई उपसर्ग नहीं है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 91 आप सबके सामने है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि ला धन इलाज बराबर ला इलाज होता है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बहुत सही जवाब है, और बिल्कुल सुंदर सी तैयारी आप सबकी हिंदी व्याकरण की दिख रही है। और ऐसे ही आपको तैयारी बिल्कुल करते रहना है जब तक आपका चयन ना हो। तो स्टार लगा करके इसे भी अपने नोटबुक में दर्ज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 92 है कि निम्न में से किस विकल्प में सब उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर में सब उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि सब डिवीजन में, विकल्प सी कह रहे हैं कि सब रजिस्ट्रार में, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी में। तो जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 92 आप सबके स्क्रीन पर है कि किस में सब उपसर्ग है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब है। सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन और सब रजिस्ट्रार, इन तीनों विकल्पों में सब उपसर्ग है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 93 है कि वाइस चांसलर में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि बा उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि वायस है, विकल्प सी कह रहे हैं कि वाई है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि चांसलर है। तो प्रश्न संख्या 93 का जवाब आप सबको देना है। एक हटकर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, और बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 93 का जो विकल्प बी है वायस धन चांसलर होता है। और बिल्कुल सही जवाब, और एक बेहतरीन तैयारी आप सबकी हिंदी व्याकरण की दिख रही है। और निश्चित रूप से आप सब अगर इसी मनोयोग के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, तो निश्चित रूप से जो व्याकरण की पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी आप सबकी, और जो भाई बहन पहले से जिनका व्याकरण मजबूत है, उनकी परख बहुत मजबूत हो जाएगी। तो फिलहाल आपका जो जवाब था विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 है कि बा अदब में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि बद उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि बे उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं कि बा उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 94 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, बा उपसर्ग इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। बा धन अदब बराबर बदब, बेधन शर्म बेशर्म, बेधन इज्जत बेइज्जत, ये आपने देखा था, बदधन नियत बदनीयत, बदधन नाम बदनाम, है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा।
उपयुक्त सभी नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब। प्रश्न संख्या 95 है कि बेवकूफ़ में कौन सा उपसर्ग होगा। जवाब आपको देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बा उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि बे उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं कि वेव है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि कूफ है। तो प्रश्न संख्या 95 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 95 के ना विकल्प बी को लॉक किया जाए। बेधन वकूफ है ना, बेधन वकूफ होता है, शब्द बनता है बेवकूफ, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 96 है कि सरकार, सरदार, सरनाम और सरपंच में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प आपके सामने है कि सर उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि सा उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं कि कार उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी में से कोई नहीं है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 96 आप सबके स्क्रीन पर है कि सरकार, सरदार, सरनाम और सरपंच में कौन सा उपसर्ग है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि बिल्कुल सरदार, सरकार, सरनाम और सरपंच में जो उपसर्ग है ना विकल्प ये सर इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी व्याकरण की दिख रही है। प्रश्न संख्या 97 है कि बा उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनुसार के अर्थ में किया जाता है, विकल्प बी कह रहे हैं के साथ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, विकल्प सी कह रहे हैं कि दोनों के अर्थ में, यानी कि अनुसार और साथ दोनों के अर्थ में, और विकल्प डी कह रहे हैं कि किसी के साथ नहीं किया जाता है। तो अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 97 का एक अलग सा प्रश्न है, हटकर प्रश्न है, और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। दोनों इज राइट आंसर है ना। जो बा उपसर्ग है उसका प्रयोग अनुसार के लिए और उसी का प्रयोग के साथ के लिए किया जाता है। तो स्टार लगा करके इस प्रश्न को बिल्कुल आप अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिए। किस तरह से प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में दिख जाए तो बिल्कुल आप उसको सही करके आए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 98 है कि निम्न में से एक भिन्न उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि अलबेला है, विकल्प बी आकाश है, विकल्प सी अचेत है, या फिर विकल्प डी अजान है। तो प्रश्न संख्या 98 का जवाब आप सबको देना है। एक प्यारा सा प्रश्न है और बड़ा सुंदर सा प्रश्न है कि निम्न में से एक भिन्न उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अलबेला इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था सही जवाब, और आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। स्टार लगा करके इसे बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज करिए, है ना। देखिए इसमें बात करें तो विकल्प ए में अल उपसर्ग है, अल धन बेला बराबर अलबेला हो गया। विकल्प बी में आधन काज अकाज है, विकल्प सी में आधन चेत है तो आपसर्ग है, और विकल्प डी में भी आधन जान है तो आपसर्ग है। तो कहने का आशा है कि विकल्प बी सी डी में अगर देखा जाए तो आपसर्ग है, लेकिन विकल्प ए में अल उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल इसे ऐसे ही दिमाग में आप छाप लीजिए, ठीक। प्रश्न संख्या 99 है कि उचक्का में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि उद उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं ऊंचा उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी चक्का उपसर्ग है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 99 आप सबके स्क्रीन पर है और बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर अगर उचक्का को देखा जाएगा तो ऊधन चक्का यानी कि विकल्प ए इज राइट आंसर। ऊधन चक्का और शब्द बनता है उचक्का, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था सही जवाब और बिल्कुल सही तैयारी आप सबकी। आगे प्रश्न संख्या 100 है कि बात करें तो उपसर्ग आपने देखा यहाँ पे उद की बात करते तो यहाँ पे उद उपसर्ग नहीं है, और उद उ का अर्थ यहाँ पे होता ऊंचा, और चक्का मूल शब्द है। तो इसे भी आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। हो सकता है किसी परीक्षा में आपको प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर पूछ ले, तो अगर प्रश्न घुमा कर भी पूछा गया तो आप उसका जवाब सही कर पाएँ। प्रश्न संख्या 600 है कि चौराहा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि चा उपसर्ग है, विकल्प बी चौ उपसर्ग है, विकल्प सी चो उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी राह उपसर्ग है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 100 आप सबके सामने है कि चौराहा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, चौधन राह बराबर चौराहा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था तो बिल्कुल सही जवाब, और बहुत बहुत बधाई के पात्र आप सब हैं। तो मित्रों आप सब बिल्कुल प्रारंभ से अंत तक वीडियो में बने रहें,
इसके लिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और इसके साथ ही आप सबको चयन की अग्रिम ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, इसी के साथ जो आपका उपसर्ग का टॉपिक है बिल्कुल पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना प्रेम, स्नेह और विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे से हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर हमारे साथ हिंदी व्याकरण की प्रस्तुति के लिए जुड़ें। और प्रत्येक रविवार को केवल एक क्लास रहती है टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मेरे द्वारा बड़े मेहनत और मशक्कत के साथ तैयार किए जाते हैं। तो उस प्रश्नावली के लिए भी आप रविवार को 7 बजे जुड़ें और अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए और खूब बूस्ट करिए। तो मित्रों, अब आज की इस वीडियो से विदा लेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।